तो हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आज हम एमपी डेट वर्ग 3 2024 के लिए पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज हम एमपी डेट वर्ग 3 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 8 मार्च 2022 शिफ्ट 1 में आया हुआ पेपर है। दोस्तों आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से और वीडियो आप देख सकते हो। चलते दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 61। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है देहरादून। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने के लिए संयंत्र स्थापित किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। कहां पर हो जाएगा दोस्तों? देहरादून में। तो दोस्तों एक प्रश्न और बताता हूं मैं, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। तो भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई थी? दोस्तों ये कहां पर स्थापित की गई थी दोस्तों? तो डिगबोई में की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? डिगबोई में की गई थी। तो भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई थी दोस्तों? कहां पर की गई थी? डिगबोई में की गई थी। कब की गई थी? तो सन पूछ लेता है कभी कभी, तो सन बताएंगे 1901 में की गई थी। दोस्तों भारत में पेट्रोलियम तेल का पता कहाँ लगाया गया है? इस तेल का कुआं पूछेगा तो दोस्तों कहाँ पर पता लगाया गया? तो तेल का कुआं पूछे तो कहाँ पर पता लगाया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ पर दोस्तों? असम में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। एक शिक्षक अगर अपने छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन बी है समूह चर्चा दोस्तों, ऑप्शन सी है पोस्टर बनाना, ऑप्शन डी है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं जो आप देख रहे हो। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हम आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो एक शिक्षक अगर अपने छात्रों को पेड़ के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। हम क्या करेंगे? बच्चे से कहेंगे कि बच्चा एक पौधा लगाएगा और उस पौधे को पानी देगा, जल देगा और उसके साथ हम क्या करेंगे? मदद करेंगे। ये सबसे अच्छी रणनीति होगी किसके लिए? पेड़ों के संरक्षण के लिए। किसके लिए दोस्तों? पेड़ों के संरक्षण के लिए। यदि पेड़ों का संरक्षण करना है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। देखो, घरेलू पशुओं मवेशी इष्टतम उत्पाद के लिए डैश डैश और डैश को उनके समग्र विकास को प्रदर्शन के लिए आश्रय में आवश्यक है। तो दोस्तों अब प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा। घरेलू पशुओं इष्टतम मवेशी के लिए डैश को उसके समग्र विकास और प्रदर्शन के लिए आश्रय में आवश्यक है। दोस्तों यदि हम पशु रखते हैं तो जहां पर रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? आश्रय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आश्रय।
पशुओं के जहाँ रखने का स्थान होता है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आश्रय। तो आश्रय में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है? तो मनोरंजन का होना आवश्यक है, भोजन का, आरामदेह बिस्तर। दोस्तों ऑप्शन बी है स्थान का होना आवश्यक है, चारा, पानी। ऑप्शन सी है खुला क्षेत्र। ऑप्शन सी है खुला क्षेत्र, खिलौने और पानी। ऑप्शन डी है दोस्तों भोजन, कंबल और खिलौने। ऑप्शन डी दे रखा है दोस्तों भोजन, कंबल और खिलौने। देखो दोस्तों, यदि हम घरेलू पशुओं को रखते हैं तो उनके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो घरेलू पशुओं के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए दोस्तों? देखो स्थान होना आवश्यक होना चाहिए, चारा होना चाहिए और पानी। इन तीनों की आवश्यकता, ये तीनों चीज क्या है दोस्तों? आवश्यक हैं। ठीक है। खिलौना, पशुओं के लिए खिलौने की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। आरामदेह बिस्तर या मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। कंबल, खिलौने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो स्थान, चारा और पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। आवास का प्रकार जो समशीतोष्ण उष्ण क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह जानवरों को भारी हिमपात, बारिश और तेज हवाओं से बचाता है। इस प्रकार के आवास को कहा जाता है। तो इस प्रकार के आवास को क्या कहते हैं दोस्तों? जो जानवरों को भारी हिमपात और बारिश की तेज हवाओं से बचाता है, इस प्रकार के आवास को कहा जाता है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए है ओपन हाउसिंग, यानी खुला हुआ घर सिस्टम। ऑप्शन बी है ढीली आवास प्रणाली, पारंपरिक आवास प्रणाली। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है दोस्तों। ऑप्शन डी बड़ा प्रश्न होने की वजह से मैंने नहीं ले रखा है। दोस्तों 3 ऑप्शन हमारे पास। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पारंपरिक आवास प्रणाली। जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में पशुओं को रखने के लिए, उसे बोलते हैं पारंपरिक आवास प्रणाली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 65। आवास अवस्था। दोस्तों प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा। आवास व्यवस्था के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें जानवरों को विपरीत दिशा में शेड में बांधा जाता है। शेड की सफाई और गायों का दूध दोना आसान है और पशुओं से रोग की संचरण की भी कमी की संभावना हो सकती है। देखो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। देखो पशु में रोग संचरण की संभावना भी कम हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन एक है आवास की पूंछ से पूंछ प्रणाली। ऑप्शन बी है आवास की हेड टू हेड प्रणाली। ऑप्शन सी है ओपन हाउसिंग सिस्टम। ऑप्शन डी है ढीली आवास प्रणाली। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो आवास की उस व्यवस्था का नाम बताइए जिसमें पशुओं को क्या करते हैं, विपरीत दिशा में बांधते हैं। जैसे मान लो ये जानवरों के लिए खाने के लिए हमने बना दिया, ठीक है, और इधर से भी बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब जानवरों को हमने यहाँ पर बांध रखा है, कहाँ बांधा है, यहाँ पर बांध रखा है ऐसे करके। ये इसकी पूंछ है, इसके पैर है, ठीक है दोस्तों। समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसे करके इस तरह से बांधते हैं। तो विपरीत दिशा होगी दोस्तों। ये कौन सी दिशा है दोस्तों, विपरीत, उल्टी दिशा है, विपरीत। इधर इसका मुंह है, इसका मुंह इधर है, तो जैसे इसका मुंह कहाँ पर होगा दोस्तों, ऐसे। ये जानवर बना दिया हमने, ठीक है दोस्तों। तो विपरीत दिशा में शेड में बांधा जाता है। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। उसे क्या बोलते हैं, आवास की पूंछ से पूंछ प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, देखो इनकी पूंछ आपस में मिल रही है, देखो दोस्तों ऐसे, तो इसे बोलते हैं आवास की पूंछ से पूंछ प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, शेड की सफाई, गायों का दूध दोना आसान हो जाता है और पशुओं में रोग नहीं होता, क्योंकि इनका मुंह क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। इसका मुंह यहाँ पर है तो इसका मुंह यहाँ पर है, तो एक दूसरे में रोग होने की कम संभावना रहती है दोस्तों, इस प्रकार की पशुओं को रखने की व्यवस्था में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। बाल हत्या एवं स्वजाति भाव पक्ष निम्न में से किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक सापेक्षता। ऑप्शन बी है जातीयता। ऑप्शन सी है सांस्कृतिक बहुलवाद। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक चयन। दोस्तों तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल हत्या एवं स्वजाति भाव पक्ष
भाव पावदवाद निम्न में से किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सांस्कृतिक सापेक्षता को दर्शाता है। किसे दर्शाता है दोस्तों? तो सांस्कृतिक सापेक्षता को दर्शाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित किया? दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। तो कब किया था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2006 में, ऑप्शन सी है 2008 में, ऑप्शन डी है 2003 में। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जो आयोग ने माना है वह सी ऑप्शन यानी 2008 को माना है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बना करके प्रतिबंधित किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि सही क्या होगा। जो आयोग ने माना है वो है 2008, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आता है, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? मान लो इसी तरह के प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो पूछा जाएगा कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया। तो सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था दोस्तों? सती प्रथा, कौन सी प्रथा दोस्तों? सती प्रथा। तो सती प्रथा हो जाएगा दोस्तों 2000, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सती प्रथा यानी 1829 में। कब किया गया था दोस्तों? 1829 में से समाप्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो राजा राय मोहन राय की मदद से। किसके द्वारा दोस्तों? तो राजा राय मोहन राय की मदद से। किसकी मदद से? राजा राय मोहन राय की मदद से। कब? 1829 में से समाप्त किया गया था। किसे? सती प्रथा को। सती प्रथा में क्या होता था, यदि किसी महिला का पुरुष यानी पति की हत्या हो जाती या मृत्यु हो जाती तो उस महिला को उस पति के साथ ही जला दिया जाता था। तो जिसे समाप्त किया गया, कब समाप्त किया गया था दोस्तों? 1829 में। किसके द्वारा? राजा राय मोहन राय की मदद से इसे समाप्त किया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। नमक का सूत्र है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। नमक का सूत्र है, नमक का सूत्र क्या होगा? NaCl, ऑप्शन 1 है NaCl, ऑप्शन बी है C6H12O6, C6H12C6, ऑप्शन सी है H2O, ऑप्शन डी है CO2, ऑप्शन डी है CO2। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो नमक का सूत्र होता है दोस्तों, नमक का सूत्र होता है दोस्तों, नमक का सूत्र होता है क्या होता है? NaCl। क्या होता है दोस्तों? NaCl। H2O किसका होता है दोस्तों? पानी का होता है। किसका होता है? पानी का या जल का। ठीक है दोस्तों। CO2 किसका होता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसका होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। विटामिन ए की खोज किस सन में की गई थी? दोस्तों ये प्रश्न काफी घुमावदार प्रश्न है, तो इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। विटामिन ए की खोज किस सन में की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1910 में, 1910 में, 1913 में, 1914 में और 1915 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन की खोज कब की गई थी? तो 1913 में। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम, कौन सा नाम दोस्तों? वैज्ञानिक नाम जल्दी से बताइएगा। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न आता है वसा में घुलनशील विटामिन। मैं बता दूं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से दोस्तों? तो इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कीड़ा। क्या याद रखेंगे? कीड़ा, KEDA, कीड़ा। मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है दोस्तों? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं दोस्तों? पानी में। तो पानी में घुलनशील विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं, तो वो कौन कौन से हैं? बी और सी। कौन कौन से दोस्तों? बी और सी। देखो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है दोस्तों। और पानी में पूछे, जल में पूछे, तो जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी।
देखो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की खोज किस सन में की गई थी दोस्तों? तो 1913 में की गई थी। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं तुम्हें, पॉल कलर ने 1932 में, पॉल कलर ने, किसने दोस्तों? पॉल कलर, पॉल कलर ने 1932 में, कब दोस्तों? 1932 में विटामिन ए की रासायनिक संरचना का वर्णन किया। विटामिन ए की किसकी संरचना का? रासायनिक संरचना का क्या किया था दोस्तों? वर्णन किया था। किसने किया था दोस्तों? पॉल कलर ने। कब किया था दोस्तों? 1932 में विटामिन ए की रासायनिक संरचना का क्या किया था दोस्तों? वर्णन किया। दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह किस वर्ष मनाया जाता है? दोस्तों विश्व अंतरिक्ष सप्ताह किस वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन ए है दोस्तों 1990, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 2004। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह किस वर्ष मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 1990, 1995, 1999 और 2004। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1999। कब से मनाया जाता दोस्तों? तो 1999। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसने दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसने दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में, कब दोस्तों? 1999 में यह घोषणा की कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल कब मनाया जाएगा दोस्तों? 4 से 10 अक्टूबर मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? तो 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब 1999 में हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक को क्या मनाएंगे? ये दो अंतरिक्ष सप्ताह मनाएंगे। क्या मनाएंगे दोस्तों? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा दोस्तों? 1999 से यह घोषणा की गई थी दोस्तों। कब की गई थी दोस्तों? तो 1999। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 71। किस भारतीय वैज्ञानिक को वायुगतिकी और एयरोस्पेस डिजाइन के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है अरुण पिल्लई, ऑप्शन बी है हेमा कोहली, ऑप्शन सी है आस्था सोनी, ऑप्शन डी है तुमकुर सीतारमैया प्रहलाद। दोस्तों तो किस भारतीय वैज्ञानिक को वायुगतिकी और एयरोस्पेस डिजाइन विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तुमकुर सीतारमैया प्रहलाद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तुमकुर सीतारमैया प्रहलाद। दोस्तों याद रखेंगे, वायुगतिकी और एयरोस्पेस डिजाइन किसके द्वारा मनाया जाता है? तो तुमकुर सीतारमैया प्रहलाद। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह है? दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह है? तो दोस्तों कौन सा है? प्रश्न नंबर ए है वीसा वुडसैट। प्रश्न नंबर 2 है ऑप्शन बी है वीसा वुडसैट, ऑप्शन सी है नोसा वुडसैट। दोस्तों ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी नहीं ले रखा है मैंने, छोड़ते हैं। लेकिन तो कौन सा विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीसा वुडसैट। कौन सा दोस्तों? वीसा वुडसैट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीसा वुडसैट हो जाएगा।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो जापान के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? जापान के द्वारा। जापानी कंपनी है, जापानी शोधकर्ताओं ने इसका पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है। किसने बनाया दोस्तों? तो जापानी कंपनी ने पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है। किसने बनाया दोस्तों? तो जापानी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो जापानी कंपनी ने पहला लकड़ी, किसका? लकड़ी का उपग्रह बनाया है। किसका उपग्रह बनाया दोस्तों? लकड़ी का उपग्रह बनाया है, जिसे स्पेस एक्स रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। जिसे किससे प्रक्षेपित किया जाएगा? स्पेस एक्स रॉकेट से। किससे? स्पेस एक्स रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। कब किया जाएगा दोस्तों? हो सकता है सितंबर या नवंबर तक इसे लॉन्च किया जाए। ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा? जापान। दोस्तों तो आपको बताओ, जापान की जो कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो जापान की जो कंपनी है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो जापान की कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, मैं बता देता हूँ। जापान की जो कंपनी उसका नाम है जेक्सा। क्या है नाम? जेक्सा। कहाँ की कंपनी दोस्तों? जापान की कंपनी, अंतरिक्ष एजेंसी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। कौन सा हो जाएगा? ठीक है दोस्तों। जापान की क्या नाम है उसका? जेक्सा नाम है। क्या नाम है दोस्तों? जेक्सा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 73। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ऑप्शन 1 है यूरोपा, गैनीमेड, टाइटन। ऑप्शन डी है कैलिस्टो। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैनीमेड। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गैनीमेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? गैनीमेड। सबसे बड़ा चंद्रमा है कौन सा है दोस्तों? गैनीमेड। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? तो किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन 1 दे रखा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन बी है लंबी दूरी से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन सी है सबमरीन ने लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन डी है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो लंबी दूरी से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी है दोस्तों? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन 1 है बेरियम 1। ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है एक्सियम 1। ऑप्शन सी है एक्सियम 1। ऑप्शन डी है कैरियम 1। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, तो पहला अंतरिक्ष यात्री मिशन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। AXIOM एक्सियोम 1। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक्सियोम 1। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भविष्य में संभावित टक्कर के लिए कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा की ओर बढ़ रही है? दोस्तों इस प्रश्न का तो उत्तर लगभग मुझे पता है, सब लोगों को पता होना चाहिए। भविष्य में संभावित टक्कर के लिए कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा की ओर बढ़ रही है? तो ऑप्शन ए है कैनिस मेजर डवार्फ गैलेक्सी। ऑप्शन बी है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ऑप्शन सी है सिग्रस ए आकाशगंगा। ऑप्शन डी है वर्गो ए आकाशगंगा। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा की ओर बढ़ रही है, तो कौन सी बढ़ रही है?
एंड्रोमेडा आकाश गंगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी है दोस्तों? एंड्रोमेडा आकाश गंगा हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देश दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 है, दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है। उत्पादक होने के साथ साथ क्या है? उपभोक्ता भी है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। दोस्तों तो आपको याद रखना है, इस पेपर से आपको पता चलेगा कि ईवीएस के अंदर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता ईवीएस में ईवीएस की तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे तरह के प्रश्न आते हैं इसके अंदर, सब तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमें सारे टॉपिकों को कवर करते हुए पढ़ना है दोस्तों। ऐसा नहीं करना है कि हम पर्यावरण से संबंधित कुछ चीज़ों को पढ़ें, बल्कि हमें सारी चीज़ों को, सारे टॉपिकों को कवर करके चलना। जिस तरह के आपको इसमें प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, उस तरह के सारे टॉपिकों को कवर करते हुए पढ़ाई करना है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है दोस्तों, जब तक एमपी वर्ग 3 ना हो जाए। तो दोस्तों बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लेकर के आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है, तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चाइना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? हमारा भारत देश है। कौन सा देश है दोस्तों? उत्पादन के साथ साथ उपभोक्ता भी है। क्या? इसके लिए, दालों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 78 है, निम्न से किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों किसका युवा दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद को। दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 79, एशियाई खेल की मेजबानी करने वाला पहला देश है, कौन सा है? तो खेलों से भी प्रश्न दोस्तों आते हैं। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो चाइना है, जापान है, कोरिया है, भारत है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एशियाई खेलों का मेजबानी करने वाला पहला देश कौन है दोस्तों? तो भारत है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत कौन है हो जाएगा दोस्तों? जो भारत है, इसमें दे रखा है देखो। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, प्रथमतः शतरंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो आयोग ने आंसर माना है दोस्तों, मैं उन्हीं आंसरों को आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रथमतः शतरंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? पुजारी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, जो आयोग ने सही आंसर माने हैं, मैं उन्हीं आंसरों को आपको टिक करवा रहा हूँ। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ वो अलग से मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न पर। शतरंज का प्रथम आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो पुजारी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? पुजारी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 81, अवलोकन विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? अवलोकन विधि के संबंध में पूछ रहा है दोस्तों। तो अवलोकन विधि के संबंध में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है दोस्तों? ऑप्शन ए है, कुछ विद्यार्थियों की ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाते। कुछ विद्यार्थी क्या नहीं कर पाते? ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाते दोस्तों। बी ऑप्शन है, कम समय लेने वाला। बी ऑप्शन हो जाएगा क्या? कम समय लेने वाला। सी ऑप्शन है, छात्र अवलोकन करते हैं और स्थायी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी है, विद्यार्थी प्रयोग को सही ढंग से करते हैं। क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। छात्र अवलोकन करते हैं और स्थायी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अवलोकन विधि कौन सी विधि है दोस्तों? ये अवलोकन विधि है, ठीक है दोस्तों। छात्र अवलोकन करते हैं और स्थायी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम किसी चीज का अवलोकन करेंगे स्वयं के द्वारा, तो हम क्या करेंगे? स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 82, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना की पारंपरिक विधियां हैं? नंबर 1 है हर्बटी दृष्टिकोण, नंबर 2 है मूल्यांकन दृष्टिकोण, नंबर 3 है परियोजना दृष्टिकोण। सही कोड चुनें। तो ए ऑप्शन है केवल 1 और केवल 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, और डी ऑप्शन है दोस्तों 1, 2, 3।
तो डी ऑप्शन है हो जाएगा इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो पाठ योजना की पारंपरिक विधियां कौन सी है दोस्तों, हर्बेटी दृष्टिकोण है, मूल्यांकन है, प्रयोजना विधि है, सब है दोस्तों, तीनों की तीनों है कि ऑल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 तीनों ऑप्शन कैसे हैं दोस्तों, सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण विज्ञान के शिक्षण में स्रोत का उपयोग निम्नलिखित की भावना पैदा करता है। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण विज्ञान के शिक्षण में स्रोतों का उपयोग निम्नलिखित से भावना पैदा करता है। जीवंतता और वास्तविकता, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है असंतोष, ऑप्शन सी है अनुचित रुचि, ऑप्शन डी है कृत्रिमता। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, कृत्रिमता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीवंतता और वास्तविकता, जीवंतता और वास्तविकता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 84, निम्नलिखित में से कौन एक निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा में संसाधन का कार्य नहीं है, पूछ रहा है संसाधन का कार्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा कार्य संसाधन का नहीं है दोस्तों, ऑप्शन 1 है समूह के सलाहकार के रूप में कार्य करने और मदद करें, क्या ये हो जाएगा। क्यों या कैसे प्रश्न पूछें और संक्षिप्त उत्तरों के लिए छात्रों को विस्तृत करने के लिए कहें। ऑप्शन सी है समूह से केवल एक नेता का चयन करें, ऑप्शन डी है भागीदारी के लिए सकारात्मक प्रक्रिया दें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समूह से केवल एक नेता का चयन करें, समूह से केवल एक नेता का चयन करें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन पद्धति का दोष है, क्या पूछा है दोस्तों, दोष पूछा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन 1 क्या है शिक्षण द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर शिक्षार्थियों के लिए प्रयोग का दायित्व, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को प्रदर्शन में प्रयुक्त उपकरणों को संभालने की अनुमति नहीं दिया दोस्तों। प्रदर्शन की भाषा नियम अनुसार अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले छात्र कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्या ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या पूछा इसमें, प्रदर्शन पद्धति का दोष है, क्या है दोस्तों, दोष है। तो शिक्षार्थियों को प्रदर्शन में प्रयुक्त उपकरणों को संभालने की अनुमति नहीं है, किसको नहीं है, शिक्षार्थियों को। यदि बच्चा प्रदर्शन कर रहा है तो बच्चे को ही उसकी सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि शिक्षक को होनी चाहिए। चलते अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 86 है होंगो फ्रेम फॉर एक्शन HFI के बीच आपदा जोखिम काम करने के प्रयास के लिए वैश्विक खाका था। तो दोस्तों जूम कर देता हूं मैं थोड़ा। होंगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के बीच आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों के लिए वैश्विक खाका था। तो दोस्तों ऑप्शन है 1990 से 2000 तक, 1990 और 2000, 1990 और 2000, 1990 और 2005। दोस्तों ऑप्शन सी है 2000 और 2010, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी है 2005 और 2015, 2005 और 2015, 2005 और 2015। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2005 से 2005 और 2015 जोखिम काम करने के प्रयासों के वैश्विक खाका था, क्या था दोस्तों 2005 और 2015। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 डैश में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके घर पर सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नंबर 1 मिश्रित प्रणाली शिक्षा है ये, ऑप्शन बी है पलटी कक्षा फील्ड क्लासरूम, ऑप्शन सी है विपरीत शिक्षण, ऑप्शन डी है पारंपरिक शिक्षण। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पलटी कक्षा।
चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक स्कूल गलियारे से गुजरते समय बच्चों स्कूल गलियारे से गुजरते समय बच्चों के समूह को कक्षा छोड़ते हुए देखते हैं। वह उन्हें डांटते हैं और क्लास में जाने को कहते हैं। अगले दिन शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए उसी स्थान पर कई बार जाते हैं कि समूह फिर से कक्षाओं को छोड़ रहा है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण शिक्षक नियोजन कर रहे हैं? तो ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण अवलोकन, नंबर 2 है आकस्मिक अवलोकन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल दो, केवल दो, ना एक और ना दो, और ऑप्शन डी हो जाएगा एक और दो सब। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उद्देश्यपूर्ण अवलोकन कर रहे हैं दोस्तों, आकस्मिक अवलोकन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बोथ, एक और दो दोनों हो जाएंगे। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है, नहीं है पूछा है। अध्यापन अधिगम सामग्री कौन सी नहीं है? पत्रिका है, केस स्टडी है, पूरक किताबें हैं, रेडियो प्रसारण। देखो पत्रिका दोस्तों होती हैं, केस स्टडी भी होती है दोस्तों, पूरक किताबें भी होती है दोस्तों, रेडियो प्रसारण नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो TLM माने टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या नहीं है दोस्तों? तो रेडियो नहीं है। क्या नहीं होगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, किसी वस्तु या घटना के किसी भी पहलू का डैश उसका मात्रात्मक विवरण कहलाता है। कौन सा विवरण दोस्तों? मात्रात्मक विवरण पूछ रहा है। तो मूल्यांकन हो जाएगा, बी है आकलन, सी है माप और डी है परीक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों? माप दे रखा है। किसी वस्तु या घटना के किसी पहलू का माप उसका मात्रात्मक विवरण है। क्या दोस्तों? माप उसका मात्रात्मक विवरण है। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।